सभी को नमस्कार। इस वीडियो में बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 को कंप्लीट करने जा रहा हूं। मेनली ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि 30 सितंबर को होने जा रहा है। इसके पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार का मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया हूं। लगभग वो 5 या 6 वीडियो है, जिनका 68 मेंस था, वो उस वीडियो को देखे थे। और बाकी जब आप लोग अभी जब 69 का मेंस देने आएगा तब वो आप लोग वो वीडियो मेंस का देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, इस लेक्चर में मैं मेनली बात करूंगा ओनली पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2022-23। और इसमें मैं क्या किया हूँ कि जो भी एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट है सर्वे का, बिहार सरकार के साइट पे जाके वहाँ से उसको डाउनलोड करके जो चीज़ें स्क्रीनशॉट के लायक था, क्योंकि कुछ ऐसे डेटा थे जो कि हमको लगा नहीं सेम टू सेम स्क्रीनशॉट ले तो बेहतर है। हाँ, बाकी जहाँ पे कुछ और चीज़ें था मैं उसको इस तरह से लिख लिया हूँ ताकि आप लोग को मैं समझा पाऊँ। और देखिए, लिख के लाने का एक सबसे बड़ा वजह ये है कि टाइम का बचत। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ भी बताऊँ भी तो हो सकता है एक वीडियो 3-4 घंटे का हो जाए, तो टाइम बचे, इसलिए मैं ये चीज़ें पहले से ही करके लाता हूँ ताकि हमको थोड़ा सा बताने में भी ईजी हो। बाकी टू द पॉइंट ही है। और इसे ध्यान रखिए, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार में लगभग 80% चीज़ें फैक्ट है। तो आप से मेरा ये सलाह ये है कि इसको आप कम से कम ना 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के, लेकिन हाँ देख लीजिए। बाकी इसका नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर इसको आप जो है ना डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक चीज़ और, 69 बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए अभी तक मेरा 6 वीडियो इसी आपके यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, जिसमें कि एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ 67th पीटी रिवीजन। तो जाके जो भी वीडियो नहीं देखें लास्ट 6, जिसमें कि बिहार का पूरा हिस्ट्री, फिर आपका बिहार का करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ उसमें बताया हूँ, जो कि हाँ हिस्ट्री का एक कल मैं एक लेक्चर लिया था, और उसमें जो भी चीज़ें बताया गया आप ये मान के चलें कि हाईली चांस है कि वहाँ से आपका क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आएगा। और आज के इस इकोनॉमिक सर्वे से भी आप ये मान के चलिए कि 4 या 5 क्वेश्चन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या नहीं तो आपको किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़रूर ये हेल्प करेगा। इसलिए इसको ध्यान से देखना है, सुनना है, और चीज़ें थोड़ा सा इसको याद भी रखना है। तो सबसे पहले आते हैं कि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का ये जो आप जब साइट पे जाएंगे तो इस तरह का ये फर्स्ट पेज ऐसा आपको कवर मिलेगा, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, ठीक ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, वित्त विभाग, भारत सरकार। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का कौन सा डिपार्टमेंट जारी करती है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, बिहार सरकार, वित्त विभाग। ठीक, अब आगे चलते हैं कुछ फैक्ट की ओर। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, तो बजट जो होता है वो तो खैर हमारे देश के संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत की नहीं, हर एक साल सरकार को जो है एक विवरण जो है ना पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा। तो बजट का मैं एक नेक्स्ट क्लास लूँगा, क्योंकि एक ही साथ अगर बजट सर्वे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं बिहार का बजट में अगले आने वाले वीडियो में कवर करूँगा। तो सिंपल आप ध्यान रखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, ये सिंपल सा जो लास्ट ईयर जो बीत चुका है, जैसे कि अभी ये फरवरी में जो है ना ये आपका बजट सर्वे पेश हुआ, इसमें जो भी फैक्ट है, जो भी एक्चुअल डेटा है, वो 2021 और 22 का है, एक साल का है, ठीक ना। तो लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का जो इसमें लेखा जोखा सरकार प्रस्तुत करती है कि हाँ हमने क्या किया, कैसे नहीं किया, ठीक है। बजट में तो खैर आने वाले ईयर के लिए होता है। तो बिहार में जो फर्स्ट टाइम जो है बजट सर्वे जो पेश हुआ था 2006-07 में, उस समय सुशील कुमार मोदी जो है ना बिहार के क्या थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने ही पेश किया था। पहली बार ये किया था तो 6-7 में। अभी जो है 17 नंबर का ये सर्वे है, ये विजय कुमार चौधरी अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ही इसको पेश किया। और डेट कौन सा है, 27 फरवरी 2023 को ये सर्वे पेश हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस तरह मैं बताया कि आपका जो बजट है, जो हर एक साल एनुअल बजट पेश होता है पार्लियामेंट में, उसका तो संविधान में जिक्र है आर्टिकल में 112 में, लेकिन सर्वे का कोई भी संवैधानिक कहीं जिक्र नहीं कि हाँ ये पेश होगा ही होगा। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे 2006-07 में आके बिहार सरकार इसको तब से हर एक साल क्या कर रही है, पेश कर रही है। इसका तो इकोनॉमिक सर्वे को पेश करना या इसको पास करना ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये सरकार के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो इसको लाए। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि एक चूँकि सरकारी डॉक्यूमेंट है, आपने जो लक्ष्य डिसाइड किया था क्या उसमें कितना प्राप्ति हुआ, तो इसलिए सर्वे बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर के हमको पूरा का पूरा आर्थिक जो इकोनॉमिक अपने इकोनॉमी के
ओवरऑल डेवलपमेंट को देखने के लिए। ठीक, इस बार जो सर्वे है इसमें 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है। अब आते हैं बारी बारी से, जो भी 14 में से इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में टू द पॉइंट बात किया जाए। सबसे पहला चैप्टर में देखिए ग्रोथ रेट की बात आती है, बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए बिहार का जो ग्रोथ रेट, जो आर्थिक वृद्धि दर जो है ईयर वाइज, ये अभी 10.98% है। इसका आप डेटा याद ही रख लीजिएगा। ठीक, लेकिन नेशनल लेवल पे कितना है, 8.68 है। नेशनल लेवल पे ग्रोथ रेट कितना है, 8.68 है। तो जो ग्रोथ रेट है पर ईयर के बेसिस पे जो आपका इसमें दिखाया गया है, आंध्र प्रदेश अभी सबसे ज़्यादा है, राजस्थान उसके बाद, और थर्ड नंबर पर बिहार है। तो आंध्र प्रदेश का देखिए 11.43% था, राजस्थान का 11.04 और बिहार का 10.98% जो है ना ग्रोथ रेट था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये ग्रोथ रेट होने के वजह, सर्वे का एक बात सर्वे में लिखा गया है 2021-22 में बाढ़ और सूखा ज़्यादा नहीं है, मतलब ना के बराबर आया, इसलिए इस तरह का जो आपको ग्रोथ रेट जो है ना देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं। सर्वे में ही नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, मतलब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार मार्च 2022 तक बिहार का जो आपका पॉपुलेशन है ये 12.49 करोड़ जो है ना हो गया। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन ना इस तरह के बीपीएससी पूछता है फैक्चुअल टाइप का। अब आते हैं इसमें कि जो अभी हमारे राज्य का जो पिछले 3-4 वर्षों से जीडीपी में किस तरह से ग्रोथ रेट रहा। और देखिए ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन इन द केस बीपीएससी स्टेटमेंट बेस बना के पूछेगा सर्वे से, तो यहाँ क्योंकि जिस तरह से सॉरी यूपीएससी में आप देखते होंगे ना स्टेटमेंट मतलब उसी फैक्ट को ना कथन बना के क्वेश्चन पूछने का अभी प्रचलन वो चीज़ें बढ़ाती है, यहाँ भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ आप देखिएगा रियल जीडीपी जो यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए यहाँ बिहार आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ग्रोथ रेट जो है देखिए 17-18 में 7.9 था बिहार का, 18-19 में 10.9 हो गया, 19-20 में 4.4 हो गया, 20-21 में देखिए ये कोविड का समय है, ये देखिए यहाँ निगेटिव में है, और 21-22 में क्या वही 10.98 है, यहाँ 11 लिखा हुआ है। तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर रहेगा तो 10.98 ही याद रखिए, क्योंकि बीपीएससी इस बार जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ है वहाँ डिजिट में पूछा हुआ है। तो ओवरऑल 2017 से लेके अभी 2021 तक ना 4.7 जो है ना ग्रोथ रेट रहा है औसत, अगर आप देखा जाए। तो आपको इससे देख के क्या पता चलता है, तो यहाँ एक और देखिए इंडिया का भी है। तो इंडिया का देखिए इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, फिर माइनस रहा कोविड की वजह से, अभी इतना है। तो यहाँ का भी नेशनल लेवल का भी जो है बिहार से कम ही है। तो ये आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के ये पूछेगा कि बिहार का ग्रोथ रेट पिछले 5 वर्ष में लगातार बढ़ता ही रहा है, बिल्कुल नहीं बढ़ता रहा है। देखिए यहाँ पे इतना था, फिर ये बढ़ा यहाँ पे, फिर यहाँ घट गया, फिर यहाँ घट गया, तब फिर बढ़ा। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी का पीटी क्वेश्चन पूछने का यही तरीका है। वो कोई ऐसा करके टेबल लेगा और इसी से जो है ना बढ़ रहा है घट रहा है वो बना देगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आँख कान खोल के रखना पड़ेगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसका जो है ना आंसर इसको कर पाए। अब आगे चलते हैं यहाँ पे जो ये कुछ फैक्ट है, और यहाँ पे क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। देखिए मैं इसको सेम टू सेम वहीं से स्क्रीनशॉट लेने का वजह ये कि ताकि आपके पास जो है ना रियल डेटा पहुँचे। बस देखिए आप जब इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ देखिए जीडीपी निकालने का दो जो मेन बेस होता है, एक तो होता है कि कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस का मतलब ये होता है अगर हमको अभी मान लीजिए 2023 का अगर हमको कुछ जीडीपी या कुछ भी निकालना है तो एक हम बेस ईयर मान लेंगे। जैसे मान लीजिए 11-12 का बेस ईयर भी है, तो बेस ईयर के आधार पे जब हम जीडीपी या जीएनपी जब कुछ भी निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस का मतलब ये हुआ कि निकलेगा इसी साल का, बट हम बेस ईयर किसको मान के चलेंगे, 2011-12 का अभी जो सरकार करती है। तो कांस्टेंट प्राइस या इसको स्थिर मूल्य पे जो है ना अभी जो 2021-22 में जो आपका जो जीएसडीपी जो राज्य का जो जीएसडीपी है वो अभी कांस्टेंट प्राइस पे, अगर आपको इसको ऐसे याद रखना है तो इसको लाख में याद कीजिए। मैं इसको लाख में कन्वर्ट कर देता हूँ,
2806 लाख करोड़, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। ये आप चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा। अगर हम यही को अगर वर्तमान मूल्य पे ला लें, वर्तमान मूल्य या करंट प्राइस का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज़ में महंगाई जुड़ी होती है। हालांकि मेरा इकोनॉमिक्स का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, आप उसको भी वहाँ से देख के कुछ बेसिक चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बेसिक बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटे का हो जाएगा, तो थोड़ा आपको भी बोल लगेगा बोर पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए जो करंट प्राइस पे जो अभी जो है, ये देखिए इसको बोलेंगे 6.7545 लाख करोड़, ये जो है हमारे राज्य की जीडीपी है। तो इसको ध्यान दें। अब आते हैं क्या कांस्टेंट प्राइस पे प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पे पर कैपिटा जो यहाँ आप देखिए कांस्टेंट पे कितना है, 34,465। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा, अगर वही करंट प्राइस पर अगर आप आएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें आपका 54,383। तो ये डेटा, इसको वीडियो पॉज करके माइंड में कहीं कोना में अगर जगह बचा हुआ थोड़ा सा भी, उसको एडजस्ट करके भी याद कर लीजिए। अब यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, अगर पर मंथ की बात किया जाए, ये तो खैर 1 साल का है ना इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये कांस्टेंट प्राइस पर, और ये करंट प्राइस पे। अगर इसका आप पर मंथ निकालेंगे, अगर 12 से डिवाइड करेंगे, देखिए तब आपका कांस्टेंट प्राइस पे पर कैपिटा आपका देखिए 2,872 के आसपास पड़ रहा है। अगर करंट पे करेंगे तो ये आपको 4,532। तो ये भी ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, ये तो पढ़ के जाएंगे लेकिन पूछ देगा पर मंथ, एक अप्रोक्स डेटा दे देगा, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ना ऐसे चीज़ों पर आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। आगे इसमें बाकी ये इधर ज़्यादा इसको करने की जरूरत नहीं। अगर आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, मोटा मोटी डेटा यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा। हाँ, लेकिन वो अभी तक इसमें पूछा नहीं है, पूछने का ज़्यादा चांस इसमें बनता भी नहीं है। आगे चलते हैं जो है आपका कुछ और फैक्ट की ओर। ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, ग्रोथ रेट जीडीपी जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इंडिया एंड बिहार। तो यहाँ देखिए बिहार का आपका ये वाला है और इंडिया का आपका देखिए, तो किस तरह देखिए बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट गया, घट गया, घट गया, और फिर अभी बढ़ रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए यहाँ से तैयार रहिएगा। लगातार सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा है, घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक ना। और अभी ये कांस्टेंट प्राइस पे 10.98 है कांस्टेंट प्राइस पे, ये फैक्ट आप अच्छे से याद रखिए। बाकी इंडिया का भी देख सकते हैं इसमें कितना कितना क्या रहा है। अगर सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट की अगर बात हम करें बिहार का, तो देखिए प्राइमरी की बात, यहाँ देखिए 19-20 है, 20-21 है, 21-22 है। तो अभी 21-22 में जो है ना प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट 9.6 है, सेकेंडरी का 3.8 है, टर्फरी सेवा क्षेत्र का लगभग 13.3 है। तो अगर इंडिविजुअल अगर सेक्टर वाइज अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका है, टर्फरी का। और देखिए यहाँ पे प्राइमरी में आप देखेंगे पिछले 3 साल से लगातार जो है ना बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, सेकेंडरी में जो है ना घट रहा है फिर बढ़ रहा है, और टर्फरी में देखिए पहले घटा फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए प्लीज़ आप तैयार रहेंगे। बाकी आपको इंडिया का जब मैं बजट पढ़ाऊँ तो वहाँ आप उसको देख लीजिएगा। अब ये देखिए सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपका क्रमवार दिया गया है पाई चार्ट में। प्राइमरी सेक्टर आप यहाँ देख सकते हैं 17-18 में 21 था, और अभी कितना हो गया है 21.2, तो घट रहा है, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी सेक्टर में 21.1 था, तो यहाँ भी आपका डिक्रीज हो रहा है। और सेवा क्षेत्र में 58.3 था और अभी ये 60.7, मतलब कि पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं कि जो आपका प्राइमरी है ये माइनस हो रहा है, सेकेंडरी भी माइनस हो रहा है, और एक सिर्फ किसमें ग्रोथ हो रहा है आपका, टर्सरी में, ठीक। तो इसको वीडियो पॉज करके भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हमारे राज्य बिहार में क्षेत्रीय विषमता बहुत ज़्यादा है। क्षेत्रीय विषमता किस बेसिस पे सर्वे बता रहा है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, डेटा है, फैक्ट है। पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे पटना सबसे अच्छा है, देन बेगूसराय, देन मुंगेर। सबसे कम में देखिए आपका शिवहर, फिर अररिया, फिर सीतामढ़ी। एकदम क्रम वाइज क्वेश्चन पूछना तय है। पटना पहले, बेगूसराय, मुंगेर। सबसे कम शिवहर, फिर देन अररिया, फिर देन सीतामढ़ी। 3 डिस्ट्रिक्ट इधर का याद रखिए, सबसे कम वाले का 3 सबसे ज़्यादा लोग।
अगर पेट्रोल खर्चे की अगर बात किया जाए तो पटना के लोग सबसे ज़्यादा, फिर मुजफ्फरपुर वाले, फिर पूर्णिया वाले। सबसे कम बांका, देन लखीसराय, देन आपका शिवहर। अगर डीजल की बात किया जाए तो सबसे अधिक पटना वाले, देन शेखपुरा, देन बेगूसराय। सबसे कम शिवहर, देन मधुबनी, देन सीतामढ़ी। अगर एलपीजी गैस की बात की तो पटना वाले सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, देन बेगूसराय, देन गोपालगंज। इधर अररिया वाले सबसे कम, फिर किशनगंज, फिर बांका। पर कैपिटा स्मॉल सेविंग जो करते हैं पटना वाले सबसे ज़्यादा, सारण, फिर भोजपुर वाले, फिर सबसे कम में अररिया, फिर किशनगंज और वेस्ट चंपारण। प्लीज़ इसको फिर मैं बोल रहा हूँ, जहाँ भी जगह थोड़ा सा माइंड बचा है ना, इसको एडजस्ट करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछना तय है। मैं जानबूझ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर भी नहीं लाया क्योंकि उतना टाइम नहीं है। हाँ, जो चीज़ें मैं जितना भी यहाँ आपको भी डिस्कस कर रहा हूँ, समझिए सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्वेश्चन बनेगा या पीछे कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट चैप्टर में ये आपको ओवरव्यू जानना था। सेकेंड चैप्टर में स्टेट फाइनेंस या राज का वित्त व्यवस्था है, चैप्टर सेकेंड में। देखिए इसमें मेनली सिंपल कितना सरकार का इनकम है, कितना खर्चा है, वो बताया गया। देखिए टोटल जो एक्सपेंडिचर जो है, हाँ देखिए जितना भी मैं चीज़ में डिस्कस कर रहा हूँ वो सब 21-22 के ईयर का घटनाक्रम है। कुल जो व्यय हुआ है पिछले साल 21-22 में, आप देख सकते हैं 1,93,123 करोड़ कुल खर्चा हुआ है। ठीक, अब इस कुल खर्चे में जो राजस्व व्यय होता है, राजस्व व्यय का मतलब होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसा व्यय जिसमें आपका ना ही देनदारी होती है ना ही लायबिलिटी बढ़ती है, ठीक ना, तो इसको राजस्व व्यय बोलते हैं। तो ये इतना हुआ 1,59,220 और टोटल व्यय का ये लगभग 82.4% है। उसी तरह आप कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय की बात करेंगे तो 33,903 हुआ है और ये कितना लगभग 17.6% टोटल व्यय का है। पूंजीगत व्यय का मतलब एक ऐसा व्यय होता है जो कि आगे भविष्य में सरकार को उससे कुछ ना कुछ क्या होता है, लाभ होता है। और इसमें जो है आपका राजस्व व्यय में ऐसा इस तरह का कुछ आपका नहीं होता है। तो ये आप थोड़ा डेटा याद रखेंगे कितना किसमें क्या हो रहा है। राजस्व व्यय ज़्यादा इसलिए होता है जैसे कि इसमें आपको जो सरकार सब्सिडी देती है, जो ब्याज भुगतान करती है, सरकारी अनुदान होता है, सरकारी सेवाओं पर जितना भी खर्चा होता है इसमें आपका होता है। इसलिए जो है ना बिहार सरकार का राजस्व व्यय ज़्यादा है। लोक लुभावन जितने भी वायदे किए जाते हैं, ठीक ना, तो वो सब इसी जरिए से होता है, इसलिए आपको ये ज़्यादा दिखाई पड़ता है। हाँ, अगर राज्य सरकार यहाँ खर्चा करे तो अच्छा हो सकता है। अब ये तो हो गया आपका इतना आपका खर्च हो रहा है। अगर कितनी कुल प्राप्ति हो रही है तो ये देखिए 1,99,200 आपका कितना है 70 हो रहा है। अगर सरकार के प्राप्ति की बात किया जाए तो 1,99,270 करोड़ है। अब इसमें जो रेवेन्यू जो रिसिप्ट है, जो प्राप्ति हो रहा है उसमें 1,58,797 है। तो इसमें जो राजस्व प्राप्ति होता है जैसे टैक्स का से जो इनकम सरकार को होती है, कोई अगर जब प्रॉफिट हो गया, जो ब्याज से जो इनकम होता है वो सब इसमें हम किसको रखते हैं, राजस्व प्राप्ति में रखते हैं। पूंजीगत प्राप्ति 40,473 करोड़ हुआ है। जैसे कि अगर कोई सरकार कोई ऋण दिया है उसके बदले हो रहा है या कोई विदेशी ऋण लिया है तो वो आपको इसमें क्या आता है पूंजीगत प्राप्ति में, जिसमें कि सरकार के कुछ ना कुछ देता घटती या बढ़ती है। तो इसको खाली आप डेटा याद रखिएगा। बाकी जब इकोनॉमिक्स का हम बेसिक क्लास जो लिया हूँ तो उसको वीडियो देखें तो आपका जितना भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब आते हैं मेनली 3 तरह का जो डिफिसिट या जो घाटा होता है, यहाँ से भी हर एक साल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहला आप इसमें जान रखिए कि जो आपका रेवेन्यू डिफिसिट है अभी ये कितना है 422 करोड़ है और ये टोटल जो जीएसडीपी का 0.1% है, ये ध्यान रखिएगा फैक्ट, ठीक ना। और जो फिक्सड डिफिसिट है ये 25,551 करोड़ है और जीएसडीपी का 3.8% है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है 68 में मेरे ख्याल से। बाकी जो आपका प्राइमरी डिफिसिट है ये 11,729 है और टोटल ये जीएसडीपी का 1.7% है। ये 21-22 की बात कर रहा हूँ। देखिए रेवेन्यू डिफिसिट तो खैर सिंपल हो गया, जो प्राप्ति जो आपका डिफिसिट में क्या होगा, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और आपका जो है ना इनकम कम है। ये जो फिक्सड डिफिसिट होता है इसमें सिंपल इसको क्या बोलते हैं,
कुल जो व्यय ज़्यादा है, ठीक ना, कुल राजस्व प्राप्ति से इसमें ना जो ऋण को हम छोड़ देते हैं, ऋण जो सरकार उधारी लेती है इसमें हम फिक्सल डिफिसिट में नहीं, मतलब कि जो टोटल हम ऋण लिए हैं वही आपका कहीं ना कहीं आपका राजकोषीय घाटा हो जाता है। प्राइमरी डिफिसिट या प्राथमिक घाटे में हम किसको रखते हैं, जो आपका रेवेन्यू डिफिसिट हुआ उसमें ब्याज भुगतान घटा दीजिए, आपको ये पीडी निकल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस पूछा है तो आप इसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें मैं यहाँ लिखा हूँ तो इसको आप जो फ्लो चार्ट में वही एक टेबल है, सेम टू सेम मैं सर्वे का ही टेबल आपके सामने ले लिया। तो आप इसको वीडियो पॉज करके यहाँ देखिए टोटल रिसिप्ट लिखा हुआ है, 17-18 में देखिए इतना हुआ, फिर 18-19 में देखिए इतना हुआ, फिर 19-20 में देखिए इतना हुआ, फिर 20-21 में देखिए इतना हुआ, अभी क्या हो रहा है इतना। अगर क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट बेस बना के पूछेगा क्या सरकार का जो कुल जो राजस्व प्राप्ति है क्या पिछले 3 वर्षों से बढ़ रही है, नहीं, देखिए आप देखेंगे यहाँ 11, यहाँ देखिए 1,17,000 के आसपास था, यहाँ 1,31,000 हो गया, यहाँ 1,24,000 है मोटामोटी, यहाँ 1,28,000 है। तो हो क्या रहा है, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, तो लगातार बढ़ ही सिर्फ नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। उसका देखिए टोटल जो है ना आपका राजस्व भी है, देखिए यहाँ पर इतना था डेटा, फिर देखिए बढ़ा है, फिर यहाँ बढ़ा है, फिर यहाँ बढ़ा है, और यहाँ भी क्या हुआ, बढ़ा है। ये आप देखिए ध्यान रखिए इसमें बढ़ रहा है। उसी तरह देखिए रेवेन्यू डिफिसिट जो आपका सरकार का जो हो रहा है, देखिए 17-18 में देखिए इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना। तो देखिए इसमें देखिए पहले यहाँ इतना था, फिर ये थोड़ा सा क्या घट गया है, फिर यहाँ थोड़ा सा फिर घटा है, फिर यहाँ बढ़ गया है, फिर यहाँ घट रहा है। तो ये थोड़ा सा ना मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा ना तो वहाँ आपको ये यूज होगा। तो एक बार जितना भी यहाँ आपको रेड कलर दिख रहा होगा ना, एक बार प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ देखिए फिक्सल डिफिसिट में दे दिया, देखिए पहले 17-18 में इतना था, फिर इतना हो गया, फिर देखिए इतना हुआ है, फिर देखिए इतना हुआ, अभी कितना ये हो रहा है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, 3 तरह का जो आपका घाटा है, सबसे ज़्यादा कौन सा घाटा है, आप सबसे ज़्यादा क्या आपका फिक्सल डिफिसिट है, ये सबसे ज़्यादा है, देन फिर आपका ये है पीडी है, तब आपका ये रेवेन्यू डिफिसिट है। तो इसी करके आप क्रम याद रखिएगा, एफडी ज़्यादा है, फिर आपका प्राइमरी डिफिसिट है, और सबसे कम कौन सा है, रेवेन्यू डिफिसिट है। ये आपको पूछ सकता है कि हाँ कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है। बाकी इस बार वीडियो पॉज करके इस टेबल को एक बार आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक। बाकी इसमें जो है सरकार का खर्चा कहाँ कितना होता है, तो ये 2 ईयर का जो है यहाँ पे डेटा आपको सामने दिख रहा होगा, इसको बस देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बार 66 या 65 में पूछ चुका है। तो मैं जरा 21-22 का मेनली बता देता हूँ। देखिए आपको सोशल सर्विसेज पे सरकार का सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कितना, 39.4%, ओके। बाकी जनरल सर्विस पे 25.3%। बाकी यही याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इसमें होता है। बाकी 5 साल पहले भी देखिए वही हाल था, सोशल सर्विसेज सबसे ज़्यादा खर्चा रहा। बाकी जनरल पे कितना हो रहा है, 24.5। तो इसको ध्यान रखें। बाकी अभी इसमें जो भी फैक्ट था मैं बता दिया। अब आगे इसमें चलते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर चैप्टर 3 में है, इसमें देखिए पहली बात उसमें लाइन लिखा हुआ 88% रूरल पॉपुलेशन बिहार में है। NSSO का डेटा है कि 50% लोग अभी भी कृषि कार्य में लगे हुए हैं। SDG गोल में क्या है, 2023 को तक प्राप्त करना है, और सर्वे का लाइन कहता है कि एग्रीकल्चर का बड़ा रोल होगा इस SDG गोल को प्राप्त करने में। टोटल जो खाद्यान्न उत्पादन दर 21-22 में हुआ है 184.9 लाख टन, ये फैक्ट अच्छे से याद रखें, ठीक। बाकी 19-20 में देखिए 163.8 लाख टन हुआ था, मतलब ये बढ़ ही रहा है पिछले 2-3 वर्षों से। आगे देखते हैं, देखिए एक होता है उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी, एक होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, इस 1 हेक्टेयर लैंड में आपने कितना उत्पादन किया, ठीक ना, उसको हम बोलते हैं, मतलब पर हेक्टेयर प्रोडक्शन क्या कहलाता है, प्रोडक्टिव उत्पादन, मतलब कि टोटल आपके पास एरिया है, आपने कितना उत्पादन किया है, तो उसको सिंपल बोलते हैं। तो प्रोडक्टिविटी जो हमारे राज्य की जो खाद्यान्न में अभी है, ओवरऑल सबकी बात मिला के सब अनाज का कर रहा है, 21-22 में 3012 केजी पर हेक्टेयर था। गेहूं में 3078, धान में 2496, मक्का में 5236, तिलहन में 1048, ये केजी पर हेक्टेयर है। और मोटा अनाज कितना है, 5148। तो सबसे ज़्यादा मक्का में प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर अभी कहाँ, बिहार में। अब यहाँ कुछ और फैक्ट में लाने की कोशिश किया हूँ।
उत्पादन और उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, धान का सबसे ज़्यादा रोहतास उत्पादन करता है, देन औरंगाबाद, देन कैमूर। उत्पादकता में देखिए सबसे अधिक रोहतास ही है, फिर औरंगाबाद, फिर अरवल है। गेहूँ आइए, उत्पादन रोहतास है, फिर कैमूर है, फिर वेस्ट चंपारण, ठीक ना। फिर उत्पादकता में आइए, वेस्ट चंपारण सबसे ज़्यादा है, फिर खगड़िया, देन बेगूसराय। मक्का ये सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, कटिहार में। उत्पादकता सबसे अधिक किसकी, अररिया की। बाकी ये दो डिस्ट्रिक्ट आप याद रख लीजिए। दलहन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, पटना, फिर औरंगाबाद, फिर नालंदा। उत्पादकता में सबसे अधिक कौन है, जहानाबाद है, फिर वैशाली, फिर भोजपुर है। गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण, फिर ईस्ट, फिर गोपालगंज। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, उत्पादन है सिर्फ, उत्पादकता इसमें सर्वे में नहीं दिया है। नेक्स्ट आइए फल के बारे में। फल सबसे अधिक केला उपजता है हमारे यहाँ, फिर आम, देन अमरूद, देन लीची। मखाना और आंवला का ग्रोथ रेट इस 3 वर्षों में ना निगेटिव रहा है, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट बेस पर आपको मखाना में लोगों ने पॉजिटिव ही रहा होगा, ऐसा नहीं है, सर्वे में ये निगेटिव में गया हो, 3 वर्षों में ऐसा देखा गया, ठीक। अब आइए केला सबसे ज़्यादा मधुबनी उपजता है, फिर वैशाली, देन मुजफ्फरपुर। अमरूद सबसे अधिक नालंदा, देन मुजफ्फरपुर, देन आपका रोहतास। दरभंगा में आम के बागान सबसे ज़्यादा है, लीची का बागान और लीची एरिया में भी और प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पीटी एक बार पूछ चुका है, ओके। अब देखिए हमारे राज्य में जो है, जो किसान जो हैं, जो पीजेंट हैं, उनके पास जो ज़मीन है उसके बेसिस पे देखिए हमारे राज्य में जो किसानों का जो एक एवरेज जो लैंड है वो 0.39 हेक्टेयर है, मात्र 0.39 हेक्टेयर। उसमें भी जो मार्जिनल जो किसान हैं वो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, ठीक ना। फिर जिनके पास 1 से 2 इसको स्मॉल कहा गया है, 2 से 4 वाले को सेमी मीडियम कहा गया है, 4 से 10 वाले को मीडियम कहा है, लार्ज कहा गया 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले को। ये आप चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ एवरेज जो है ना ये 0.39 है हेक्टेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अभी तक को फाना कि पूछा नहीं है, लेकिन हाँ पूछे जाने का भयंकर चांस है। आगे चलते हैं। इसमें लोग सब्जी सबसे ज़्यादा हमारे राज्य में आलू उगता है, फिर देन प्याज, देन बैगन, देन टमाटर, देन फूल गोभी। फूल गोभी जो है ना आपका, इसमें फूल गोभी में सबसे ज़्यादा वैशाली है, फिर कैमूर, फिर नालंदा। बैगन नालंदा, पटना, बेगूसराय, ये सबसे अधिक नालंदा में बैगन। फिर अगर आलू में पटना सबसे ज़्यादा है, फिर नालंदा, फिर समस्तीपुर। उत्पादन की बात कर रहा हूँ। प्याज में नालंदा सबसे ज़्यादा है, फिर वेस्ट जो है ना आपका, तो वेस्ट चंपारण सेकेंड है प्याज में, फिर देना आपका पटना। ये क्रम याद रखिएगा, पता नहीं कहाँ क्या पूछ देगा, कोई ठिकाना नहीं है। समेकित बागवानी विकास मिशन ये केंद्र सरकार का है, 23 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन अभी 15 डिस्ट्रिक्ट में लागू है। देन मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला, अगस्त 2022 को, डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन फैक्चुअल पूछेगा यहाँ से। देन फिर जो हमारे राज्य में जो पशु जो एनिमल है वो लगभग 3.65 करोड़ है, जिसमें गाय सबसे ज़्यादा है, फिर बकरी है, देन फिर भैंस है, ध्यान रखिएगा। फिश उत्पादन, मछली उत्पादन में सबसे अधिक मधुबनी, देन दरभंगा, देन आपका ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना ये 2022 में शुरू किया गया, ताकि किसानों खेतों तक जो है ना मतलब कि आपका बिजली विथ जो पंपिंग सेट होता है वो प्रोवाइड किया जा सके, 2020 में शुरू किया गया है। और बिहार राज्य फसल सहायता योजना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य फसल सहायता बीमा योजना के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कैसे विचार कीजिएगा, जब आपके पास फैक्ट होगा तभी विचार कर पाएंगे, नहीं तो आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, या तुक्का मारना पड़ेगा, या तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान सुनिए, क्योंकि यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछता है। एक बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्वेश्चन पूछा यूपीएससी 2019 या 20 में, स्टेटमेंट बेस बना के, चूँकि ये उसी तरह का स्कीम बिहार सरकार का है कृषि क्षेत्र में, बहुत बड़ा स्कीम है, ये ध्यान रखिएगा। 2018 में शुरू किया गया है। पहली बात, जो जिनके पास ज़मीन है या जो किसी दूसरे का भी अगर ज़मीन लेके अगर खेती कर रहे हैं तो वो भी इस योजना के तहत राशि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए है। ये कब होता है, अगर कोई बाढ़, सूखा, ओला पड़ गया, अगर आपका फसल नुकसान हो गया आंधी तूफान में,
तो आप ऑनलाइन करके फसल का सहायता राशि ले सकते हैं। अगर 20% से अगर कम नुकसान हुआ है आपको 7500 रुपये मिलेगा, ठीक। अगर आपका 20% से ज़्यादा अगर फसल नुकसान हुआ है आपको 10,000 रुपये मिलेगा, और ये मैक्सिमम 2 हेक्टेयर पे ही लागू होता है। अब कुछ भी अगर स्टेटमेंट पूछेगा तो आप यहाँ जवाब दे सकते हैं। देन जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम सितंबर 2019 से लागू किया गया है। 8 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टिंग किया गया था पायलट प्रोजेक्ट रूप में, अभी ये राज्य के सभी जिलों में लागू है। डीएनए फिंगरप्रिंट के जरिए जो है ना जेनेटिकली एक मॉडिफाइड फसल, 2 फसल, एक धान और मक्का का उगाकर खेती किया जा रहा है, ये सर्वे का डेटा है। सिंचित क्षेत्र जहाँ तक सिंचाई होती है वो 54.96 लाख जो है ना आपका, इतना लाख आपका ये हेक्टेयर है, गलती हो गया, याद रखिएगा 54.96 लाख हेक्टेयर हमारे राज्य में जो है ना सिंचाई का एरिया है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा का सोर्स कौन सा है, नलकूप और कुआं 63.4%, सेकेंड नंबर पे नहर है और थर्ड नंबर पे तालाब है, तालाब। ओके, आगे चलते हैं। जो सर्वाधिक जो सिंचाई का एरिया हमारे राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में है उसका नाम है रोहतास। सबसे कम किस में है सिंचाई सुविधा, शिवहर में। नहर सबसे ज़्यादा का सिंचाई कहाँ होता है, रोहतास में। फिर आपका वेस्ट चंपारण में, यहाँ ई वेस्ट चंपारण होगा। देन कहाँ, औरंगाबाद में। नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होता है, समस्तीपुर, देन सीतामढ़ी, देन कटिहार। एक फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बाढ़ की चीज़ों को देखने के लिए सुपौल में स्थापित किया गया है, फिजिकल मॉडलिंग सेंटर। ये आपसे जो है ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है ये आपसे पूछा जा सके। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक होता है नेट सोन एरिया, मतलब कि शुद्ध आप कितना फसल लगाए हैं। तो देखिए ये जो आपका परसेंटेज में कितना है 53.9, मतलब कि आपके पास इतना लैंड है, एक्चुअल आप इतना में खेती कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया। बाकी इसमें देखिए जैसे कि देखिए लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन बिहार 2020-21 के अकॉर्डिंग जो है ना फॉरेस्ट 6.6 है, लेकिन हाँ ये सरकार का तभी कहना है 15% है, लेकिन हाँ अगर सर्वे के अगर अकॉर्डिंग पूछेगा तो आप ऐसी चीज़ें बता सकते हैं। आगे जो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ये 23.3% है। बाकी यहाँ आप इस टेबल को एक बार अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, यहाँ से कुछ चीज़ें आपके हाथ लग सकता है। राज्य का जो कुल जो ज्योग्राफिकल एरिया है आपका, ये तो लगभग वही है, स्थिर है, क्योंकि एरिया तो बढ़ नहीं रहा है। तो लगभग ये देखिए 93.59 लाख हेक्टेयर आप इसको मोटा मोटी बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए फॉरेस्ट लगभग इतना, मतलब ये 6.6% है। आगे जो आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ देखिए आपको लिखा है नेट सोन एरिया और एक है आपका ग्रॉस सोन एरिया। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, इसको थोड़ा सा जानना जो है ना ज़रूरी है। इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध बोया क्षेत्र, एक है सकल बोया क्षेत्र। ये मान लेते हैं आपके पास 1 हेक्टेयर का ज़मीन है, ठीक। आपने, ये हो गया नेट आपके पास है, लेकिन आपने एक ही साल में रबी का भी फसल उगा लिया और यहाँ खरीफ का भी फसल होगा, 2 सीजन का फसल आपने ले लिया। इसका मतलब एक बार आप 1 हेक्टेयर में रबी का भी उत्पादन किया और उसी साल आपने खरीफ का भी कोई फसल उगा लिया। इसका मतलब 2 हेक्टेयर में आपने खेती किया। नेट आपके पास 1 ही हेक्टेयर था, लेकिन अगर उसका ग्रॉस कहा जाए तो आपने 2 हेक्टेयर में खेती किया। यही सकल और नेट का डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए बिहार का जो क्रॉपिंग अभी नेट सोन जो एरिया है, ये अभी आप ये इतना याद रखिएगा 50.45 जो है ना लाख हेक्टेयर, इसको परसेंटेज में 53.9%। अब ग्रॉस में जब जाइएगा, चूँकि ऑब्वियस सी बात है ग्रॉस में एरिया था सब बढ़ जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं इतना के आसपास है 52.64 लाख हेक्टेयर। हाँ, क्रॉप इंटेंसिटी जो है आपका अभी कितना है 1.44 है, मतलब कि एक ज़मीन है उसमें जो है ना 1 से ज़्यादा बार हम लोग मतलब उसमें उपज कर रहे हैं, मतलब ये 1.44 है। तो ये आप ध्यान रखिएगा जो है ना आपका फसल सघनता
144 या 1.44 है, इतना आप ध्यान रखिएगा रेशियो में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर, इसका चैप्टर नंबर 4 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर कुछ स्टेटमेंट बेस बना के पूछेगा, सर्वे का पहला लाइन ही लिखा हुआ है, बिहार में सेकेंडरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट और जीएफडीपी का जो एनुअल ग्रोथ रेट है उसके साथ जो है ना अच्छा रिलेशन नहीं है। अगर एक ज़्यादा है तो एक कम है, एक कम है तो एक ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर अभी भी राज्य के इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है ना वाहक नहीं रह पाया है। मतलब जिस तरह से टर्फरी फैक्टर लगभग 60% के आसपास जीडीपी में योगदान दे रहा है, ये अभी सेकेंडरी नहीं कर पाया। मतलब काफ़ी अधिक स्कोप इसमें अभी दिखाई पड़ता है। ये जो पहला लाइन में आपको बताया वो आपको इस टेबल से जो चीज़ें प्रूव्ड हो जाएगा। आप यहाँ सिर्फ जो मैं दिखा रहा हूँ वही देखिएगा। यहाँ देखिए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिख रहा हुआ है और ये आपका ओनली सिर्फ जो है सिर्फ आपका सेकेंडरी सेक्टर का है। देखिए 2012-13 में देखिए कितना था, ग्रोथ रेट निगेटिव में था। आपका जो जीएसडीपी का ग्रोथ रेट इतना था, फिर 13-14 में देखिए इतना था, तो जीएसडीपी इतना था। आप देखेंगे इसमें काफ़ी डिफरेंस आपको, यही मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। अगर मान लें अगर ये 13 है तो ये भी 13 होना चाहिए, अगर यहाँ 3 तो यहाँ ऐसा नहीं, देखिए कोई ज़्यादा कोई कम है। तो यही बात मैं आपको फर्स्ट लाइन में बताने का कोशिश किया। ये थोड़ा सा हाईली हो गया, अगर जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन भी पे फिगर हाई करेगा ना स्टेट में तो ऐसा यहाँ तक जा सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा ना टफ ही कोशिश किया आप लोग को बताने का कोशिश किया। इजी तो देखिए सब जगह मिल जाएगा, इजी किसी मैगजीन को पढ़ लीजिए वहाँ, लेकिन हाँ मैं सेम टू सेम उसी डेटा के साथ आपके साथ जो है ना शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन बने। अब यहाँ देखिए भागलपुर जो क्लस्टर या संकुल है, संकुल मतलब जहाँ पे एक एरिया में अलग अलग कुछ कुछ इंडस्ट्री है, तो भागलपुर संकुल का जो रेशम या जो सिल्क का जो उत्पादन और निर्यात के मामले में देश में दूसरा स्थान है। पहला किसका है? कर्नाटक का एरिया का है, तो सर्वे का ही डेटा है। ठीक, अब हमारे राज्य में जो रेशम का उत्पादन जो है ना, जो एक मलबरी रेशम है उसका उत्पादन कि किस किस जिले में होता है? सहरसा में, सुपौल में, मधेपुरा में, पूर्णिया में, अररिया में, किशनगंज, कटिहार। 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट मलबरी रेशम का उत्पादन 7 जिले में किया जाता है। हमारे राज्य सरकार ने बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन नीति 2016 लाया था। इसके तहत पिछले 6 साल में सबसे ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में निवेश आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद दूसरा आपका सीमेंट इंडस्ट्री में है और इसमें आपका इथेनॉल में है। इथेनॉल भी ठीक ठाक यहाँ पे निवेश आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। सबसे ज़्यादा किसमें? खाद्य प्रश्न में लोग इथेनॉल मार के एक बार तैयार था, लेकिन नहीं, सर्वे के अकॉर्डिंग वो तो गलत है। आगे चलिए, बिहार में जो कुछ हैंडलूम जो हाथ से काम धाम होता है, भागलपुर क्यों फेमस है? रेशम सिल्क के लिए, सूती के लिए, सजावटी कपड़े के लिए, स्टेपल चादर के लिए, निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े। बांका में देखिए यहाँ तसर रेशम, ओके, बाकी तो तौलिए गमछे हैं ही। गया में मेनली आपका बेडशीट तौलिए गमछे हैं। नालंदा क्यों फेमस है? इसमें एक मैं टिक करने की कोशिश करता हूँ आपको। 52 बूटी साड़ी, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस बार 52 बूटी कला के लिए शायद किसी को पुरस्कार मिला है, वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक, नवादा में देखिए लिनेन के पुरुष और महिलाओं का पोशाक का सामान मिलता है। मधुबनी क्यों फेमस है? महीन सूती कपड़े के थान के लिए। औरंगाबाद, रोहतास देखिए इन सब चीज़ों के फेमस है। कैमूर में देखिए ऊनी कालीन बनारसी साड़ी है। पटना, सिवान देखिए ये सब चीज़ बनता है। मैचिंग पूछेगा तो फिर क्या कीजिएगा? पूर्णिया, कटिहार में जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्री, आंतरिक सज्जा सामग्री। और पश्चिम चंपारण में शॉल, मफलर, तो या गमछा बिस्तर के खेल मिलते हैं। ये अगर मैचिंग कभी देगा तो देख लीजिएगा। हालांकि इसे ऑप्शनल ज्योग्राफी वाले इसको पढ़ते हैं जब मेंस देते हैं, ठीक ना। अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। अब थोड़ा सा कुछ और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रेतशिला पहाड़ी, डुंगेश्वरी पहाड़ी, ब्रह्मयोगिनी पहाड़ी कौन जिला में है? गया में। क्वेश्चन बीपीएससी एक बार पूछ चुका है। जहानाबाद में वानावार पहाड़ी है और कैमूर में मुंडेश्वरी की पहाड़ी है। इसको एकदम अच्छे से फिर से अगर कहीं जगह है ना इसको याद कर लीजिएगा। प्रेतशिला, डुंगेश्वरी, ब्रह्मयोगिनी कहाँ? गया में। वानावर कहाँ है? जहानाबाद में। मुंडेश्वरी कहाँ है? कैमूर में। ऐसे से क्वेश्चन बनना तय है। आगे चलिए, कैमूर का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर का जो वन्य जीव अभ्यारण्य, हालांकि मैं इसको पहले पढ़ा दिया, इसमें मैं कम ही टाइम दूंगा।
कैमूर वन अभ्यारण्य करकटगढ़ इको पार्क पर्यटकों के लिए बेहतरीन है। यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल घोषित शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास जिले में है। वहीं टुटला भवानी मंदिर डेहरी ऑन सोन से 20 किलोमीटर की अवस्थिति पर है, सासाराम में ही। ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी एक ध्यान रखिए, मांजर कुंड जल प्रताप सासाराम, मांडर कुंड, ये मैचिंग देगा तो वहाँ पे कई लोगों के पसीने एग्जाम हॉल में छूटने का चांस है, और ये देखिए सर्वे का ही है। चलिए अगला, आप पश्चिम चंपारण में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो अकेला नेशनल पार्क है। नेपाल की सीमा के हिमालय की तराई में अवस्थित है। बेतिया से इसका इतना दूर है, बाकी ये इतना और एरिया में फैला हुआ है। यहाँ साल ये सब वन वेद सब मिलता है, ध्यान रखिएगा। 53 प्रजाति स्तनपायी है, 26 प्रजाति सरीसृप का, 7 प्रजाति सर्वभक्षी है, 256 प्रजाति पक्षी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इस बार जो क्वेश्चन 68 में एक बार पूछा था एनसीईआरटी क्लास 11 से, एक जो है ना नेशनल पार्क का ही था। अगर मान लीजिए आपको यही पूरा यहाँ स्टेटमेंट लाइन दे दिया, ऑप्शन दे दिया वाल्मीकि कैमूर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार अभी से रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है जीवन। यहाँ देखिए, यहाँ पे कौन नदी है? गंडक, प्रभु सहायक नदी है। इसमें मगरमच्छ और डॉल्फिन की भरमार है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ थारू और उराव समुदाय की स्थानीय संस्कृति परंपरा यहाँ के पर्यटकों के लिए आकर्षक का जगह बनता है। देखिए 2 जनजाति, इसको आप अच्छे से चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये रबर डैम तो खैर आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, मैं पहले भी पेपर में कई बार बताया हूँ जब पेपर कटिंग में पढ़ाता था। तो देखिए गया में जो विष्णुपद मंदिर है, पहला तो फैक्चुअल आपका यही हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो डैम बना है ये जल संसाधन विभाग को जिम्मा दिया गया था, ठीक। इसमें जो खर्चा वर्चा छोड़ दीजिए, आगे जो है इसमें कोई विशेष क्वेश्चन इसमें आपसे नहीं पूछने का। हाँ, विष्णु यहाँ सीताकुंड यहीं पे है, सीताकुंड, ये ध्यान, मैं इसको कई बार ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आते हैं कुछ जो है ना और पर्यटन इंडस्ट्री जो बिहार में जो सर्वे में दिया गया है। देखिए पहला तो ये है कि अभी 8 पर्यटन सर्किट बनाया गया है, बौद्ध, जैन, रामायण, शिव शक्ति, सूफी संत, सिख, गांधी और पारिस्थितिकी। तो इसमें एक इकोलॉजी को भी लिया गया और गांधी जी को भी लिया गया, ठीक। बाकी सरकार का प्रयास एक बोध गया में सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। बाकी रोपवे ये तो मैं अभी आपको जस्ट आपके सामने डिस्कस ही किया हूँ। ये सब पर्यटन के विकास के लिए सरकार काम कर रही है। बाकी वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में बताया दिया। हाँ, 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी जो है ना बिहार में है और 1 सामुदायिक आरक्षण मौजूद है, ठीक ना। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ फैक्टर याद रखना जरूरी है। देन फिर मैं यहाँ पे, हाँ, पूर्णिया में देखिए कुछ ना जैव विविधता पार्क बन रहा है बिहार में, ठीक ना। एक तो आपको अररिया में तो आप जानते हैं कि जैव विविधता पार्क है, ठीक ना। अररिया में 2 जगह, एक कुशियार गांव है, एक रानीगंज है, ठीक। पूर्णिया में ध्रुव उद्यान में है, माधोपुर में है जैव विविधता पार्क, गया के पिपरी हट्टी में जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाए। ये मेरा नहीं, ये सर्वे का ही डेटा आप खोल के देख सकते हैं। 21 में जमुई की नागी नकटी पक्षी महोत्सव हुआ था। भागलपुर में डॉल्फिन को देखने की सुविधा बनाया जा रहा है। बाकी ये सब तो पता। हाँ, ये मांजर कुंड जल प्रताप कहाँ है? सासाराम में, आपको बता ही दिया। देन फिर आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क का इशारा फिर बता दिया। हाँ, वेणुवन कहाँ है? नालंदा में है। घोड़ा कटोरा कहाँ है? भगवान बुद्ध की मूर्ति, ये भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही है। बिहार शरीफ में 2 पार्क है, एक सुभाष और हिरन एक पार्क, ठीक ना। बाकी ये फल्गु नदी पर, हाँ ध्यान रखिए इनका जो डैम है 411 मीटर लंबा है, ठीक ना। और हाइट में कितना है? 3 मीटर इसकी ऊंचाई है। हमारे राज्य की जो वर्कर का जो वर्कफोर्स जो भागीदारी है बिहार में 42.2% है 21-22 में, लेकिन हाँ नेशनल लेवल पे 58.4% है। बाकी अगर जहाँ आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे बिहार में तो 42.5 है, शहर में 40.2% है, ओवरऑल में मेल 72.2% है, फीमेल 10.9 है, बहुत ही कम है। अगर इसको बढ़ा दिया तो बिहार बहुत ग्रोथ रेट आगे हो सकता है। बाकी ओवरऑल में आपको 42.2% बता ही दिया। मतलब व्यक्तियों का जो डिपेंडेंसी रेशियो कितना है, मतलब कि
इसको आप सिंपल बोल सकते हैं कि खाने वाले ज़्यादा हैं, कमाने वाले कम हैं। ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि 0 से लेके 15 साल के बच्चे हमारे यहाँ ज़्यादा हैं और जो काफिल आबादी कम है, तो निर्भरता अनुपात ज़्यादा हो गया है। तो ओवरऑल देख लीजिए, ओवरऑल कितना है, 58.3% है। इंडिया के लेवल पे 44.3% है। स्टेटमेंट कुछ भी पूछे ध्यान। देखिए राज्यों में बेरोजगारी दर 21-22 का डेटा है, तो एक बार मैं समग्र दिखा देता हूँ। देखिए बिहार में जो है ये ग्रामीण है, ग्रामीण में इतना था, शहर में इतना था। ओवरऑल देखिए कितना था, 5.1 था आपका ये कौन सा दर, बेरोजगारी दर। बिहार में जो नेशनल हाईवे का जो डेंसिटी है, नेशनल हाईवे का डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, 1000 स्क्वायर किलोमीटर में कितना किलोमीटर लंबी सड़क है, तो बिहार में 63.1 किलोमीटर, मतलब कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर जोग्राफिकल एरिया की बात किया जा रहा है। देश में तीसरा है, पहले पे पंजाब है, और नेशनल लेवल पे 42.9 किलोमीटर है, मतलब नेशनल से ज़्यादा ही है। ठीक, बिहार में नेशनल हाईवे की जो कुल लंबाई 2022 तक कितना है, 5940 किलोमीटर। ये जो है आपका ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर नेशनल हाईवे की लंबाई देखा जाए तो पटना में है, फिर मधुबनी, देन मुजफ्फरपुर सबसे कम, शिवहर, फिर शेखपुरा, देन लखीसराय। तो ये 5940 किलोमीटर याद रखिएगा। ये 2022 के सर्वे के अकॉर्डिंग है। किसी किसी मैगजीन में आपको मिलेगा 5977 किलोमीटर, ठीक ना। तो वो लेटेस्ट डेटा होगा, क्योंकि वो सितंबर आपका 2022 को शामिल किया है। तो ये मेरे ख्याल से जो है सर्वे का जो, हालांकि सर्वे में कोई इसमें वो मंथ का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ 2022 का जिक्र किया है। तो मेरे ख्याल से लगभग मार्च या मई के आसपास था। लेकिन हाँ, सर्वे के अकॉर्डिंग इतना दीजिएगा, सर्वे में ये 5977 कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे इसमें चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड की अगर बात की लंबाई का, तो इसमें कितना आपका दिख रहा होगा, 15,637 किलोमीटर आपका जो है जिला सड़क की जो है कुल लंबाई, इसमें सबसे ज़्यादा आपका पटना का है। भारत नेपाल सीमा पर एक सड़क बनाया जा रहा है, उसमें बिहार के 7 जिलों को शामिल किया गया है। तो 7 जिले का नाम याद रखिएगा आपका, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। दूसरा तराई का इलाका है। तो ये एक बार पूछ सकता है कि कितने जिले को शामिल किया गया। बाकी ग्रामीण सड़क उतना ध्यान नहीं रखना है। हाँ, बिहार में रेल मार्ग का जो हिस्सा है लगभग पूरे देश का 5.6% किलोमीटर, 3803 किलोमीटर है। जहां तक पासपोर्ट इशू होने की बात है 21-22 में, तो कुल लगभग 3.091 लाख पासपोर्ट इशू किया गया। सिवान डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले पर नंबर पर, फिर गोपालगंज, फिर पटना, फिर ईस्ट चंपारण, फिर वेस्ट चंपारण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्रम वाइज लगा के। तो अब आते हैं ई गवर्नेंस 7 नंबर चैप्टर में। यहाँ कुछ ने सरकार के इनिशिएटिव हैं ऑनलाइन में, उसको देख लीजिए। एक सबसे पहला है अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक ना, क्रिमिनल का ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है। ये कब शुरू किया गया है, 2018 में। राज्य में प्रभावी पुलिस सिस्टम के लिए व्यापक और इंटीग्रेटेड प्रणाली के तैयार पर इसका मकसद हुआ है। मकसद ध्यान रखिएगा, इससे पूरे देश के पुलिस थानों को अपराध से संबंधित जानकारी देने के जरिए पुलिस विभाग को अपने द्वारा दी जाने सेवाओं में सुधार में मदद मिल रही है। बाकी कितना कैसे हुआ ये आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें उद्देश्य पूछता है, इसका उद्देश्य क्या है। अगला है चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग प्रणाली, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कब लॉन्च हुआ है, जून 2016 में। ये वेब बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें चाइल्ड लेबर में मदद मिलता है। बाकी जब बच्चे इसमें मुक्त करने के बाद उसे 3000 रुपये आर्थिक सहायता, जिला कोष से 5000 और ऐसे करके चीज़ें मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें दूसरा जो ई गवर्नेंस के एरिया में जो सरकार ने जो सबसे जो बड़ा उपलब्धि हासिल किया है, ये क्वेश्चन
पूछ चुका है 67 या 68 में, हमको एग्जैक्ट याद तो नहीं, लेकिन हाँ मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। राज्य ने 2007 से 9 ई गवर्नेंस के एरिया में अवार्ड जीता है, ठीक ना। राज्य को 2006 में रेवेन्यू प्राप्ति बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स के कंप्यूटित करने के ओरेकल ओरेकल ई गवर्नेंस एक्सलेंसी अवार्ड मिला था, ठीक। साथ ही बिहार ई निबंधन जो रजिस्ट्रेशन परियोजना स्कोर कंप्यूटरीकृत निबंधन प्रणाली के लिए 7-8 में इसको बिहार को प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री नेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सलेंसी अवार्ड मिला था। वहीं 14-15 में बिहार को डिजिटल भारत पुरस्कार 2015 मिला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर CSI निहिलेंट ई गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 17-18 में ई लाभार्थी पोर्टल के लिए देश में सबसे अच्छे ई गवर्नेंस के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार दिया था। बिहार में सोशल सिक्योरिटी पेंशन के पहल पर भी जो है ना के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस प्रयास का सम्मान किया था। फिर 18-19 में भारत में सोशल सिक्योरिटी योजनाओं के लिए सर्वोच्च डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हेतु नेशनल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। अब ये क्वेश्चन पूछता है ये अवार्ड किसके लिए दिया गया, अगर पूछेगा कि सर्वोच्च प्रत्यक्ष लाभ अंतरण राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए, सोशल सिक्योरिटी जो पेंशन योजनाओं को बेहतर करने के लिए। फिर भारत के राष्ट्रपति ने बिहार राज्य को महामारी के दौरान नवाचार के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार, यही पूछा था क्वेश्चन कि 2022 में जो डिजिटल इंडिया अवार्ड जो मिला है किसके लिए मिला है, तो बिहार के राज्य को जो कोविड के समय में बेहतर काम करने के लिए। तो यहाँ से हो सकता है अभी भी अगर चूँकि सर्वे में दिया है तो पूछा ही जा सकता है छुपा स्तंभ क्वेश्चन। हाँ ये मैं कई बार जिक्र कर दिया, मेधा सॉफ्ट यह बिहार सरकार के सभी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यार्थियों का ब्यौरा है। ये कक्षा 1 से 12 नामांकन का ब्यौरा होता है, ठीक। बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपका चीज़ें बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूछेगा ये क्या काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, और कोई है क्या, हाँ ये सबसे मोस्ट ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये CFMS याद रखिएगा, ठीक ना। ये जो है ना, जो आपको पता है कि केंद्र सरकार ने जो FRBM जो एक्ट लाया था, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट 2016 के तहत जो है ना बेहतर लोक फाइनेंस को मजबूत करने के लिए जो है ना ये चीज़ें जो है ना लाया था। कब ये आया था, यहाँ देखिए राज्य सरकार ने इसको लाया था कब, अप्रैल 2019 में। क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है इसको क्यों लाया गया था, तो वह बेहतर लोक वित्तीय मैनेजमेंट के लिहाज से, ठीक ना, ताकि कितना आ रहा है पैसा कितना जा रहा है इसको करने के लिए लाया गया था, ठीक। बस इतना ध्यान रखें यहीं से, बाकी इतना जो भाषणबाजी है आप इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर ही होगा, वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ मेधा सॉफ्ट हो ही गया। हाँ दृष्टि ऐप जो है ना फरवरी 2022 में शुरू किया गया था। इस ऐप के जरिए जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की जारी योजनाओं की प्रगति, जो भी जल संसाधन मंत्रालय जो भी योजनाएं करता है उसमें क्या प्रगति कैसे हुआ है उसके लिए किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, राज्य सरकार ने इसको एक पायलट प्रोजेक्ट रूप में किस जिले में शुरू किया है, मुजफ्फरपुर में किया, बाकी इसको 37 जिलों में शुरू किया जाएगा। बस कहाँ शुरू किया गया है ये आपके पीटी में पूछा जा सकता है, मुजफ्फरपुर जिला, ठीक ना। अगला चलते हैं कुछ और फैक्ट की ओर, जैसे कि बिहार में जो है आपका दूरभाष डेंसिटी, ये सर्वे का डेटा मार्च 2021 पूछेगा आपका 50.6 है। इंटरनेट डेंसिटी कितना है, 31 है। बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये आधार कार्ड है 86% लोगों को ये हो गया, बाकी नेशनल लेवल आप देख सकते हैं। अब आते हैं अगला चैप्टर, इसमें आपका एनर्जी है, ठीक ना, ऊर्जा। देखिए ऊर्जा में जो पीटी में क्वेश्चन पूछता है, सिंपल आप ध्यान रखिए, जो बिजली की जो उपलब्धता है, जो खपत है 17-18 में 280 किलोवाट था, अभी 21-22 में हो गया है 329 किलोवाट। बस इतना आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक खपत पटना, देन गया, देन मुजफ्फरपुर, सबसे कम शिवहर, देन अरवल, देन आपका शेखपुरा, ठीक। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो एक जहाँ ये ध्यान रखिएगा, मार्च 2020 तक जो उत्पादन 7,785 मेगावाट, जिसमें कोयला से इतना हो रहा था, जल विद्युत से इतना और नवीकरणीय ऊर्जा से इतना। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा, फिर प्राइवेट का और सबसे कम राज्य का।
छोटे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जो 13 अभी लघु वाले चल रहे हैं, जिसमें कुल 54.3 मेगावाट की क्षमता उत्पादन हो रहा है। बाकी और भी संभावना है तो वो तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, वो सब मेंस के लिए हो गया। बाकी जीविका स्कीम के बारे में कई बार बता चुका हूँ, 2007 में शुरू हुआ है। बाकी इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है तो उसको हम लोग देखते रहेंगे। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल शहरी आबादी 1.18 करोड़ है, डायरेक्ट याद रखिएगा। 22 में इसका उम्मीद है 2.02 करोड़ हो गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। बाकी आपको पता ही है, इसमें कुछ चीज़ विशेष नहीं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, हमारे राज्य का जो शहरीकरण का जो पैटर्न है काफ़ी असमानताएं दिखाई पड़ती है। साउथ बिहार में 62% शहरीकरण का वो है, और नॉर्थ बिहार में मात्र 38% पे है। तो हमारे राज्य में कुल 199 शहर है, सर्वे का डेटा है तो इसके अकॉर्डिंग है। अब शहर जो है ना 5 श्रेणी में, 1 लाख से ज़्यादा 26 शहर है, लगभग 13% यहाँ लोग रहते हैं। जो है आपका 50,000 से लेके 99,990 के आबादी वाले 29 शहर हैं। फिर 20,000 से लेके 49,999 के बीच में 75 शहर है। 10,000 से लेके 19,999 के बीच 22 शहर है। 5,000 से लेके 9,938 शहर है, और 5,000 से कम वाले 9 शहर हैं। मतलब 5 कैटेगरी में शहरों को 1 2 3 4 5 ने 6 कैटेगरी में बांट के 199 शहर हैं। पटना में सबसे ज़्यादा शहरीकरण की दर है, देन मुंगेर, देन नालंदा, और जो है ना इतना ऑप्शन ध्यान रखिएगा, नालंदा में 27% है। तो आगे चलते हैं। एक फैक्ट और याद रखिए, आपको पता है कि बिहार में 19 नगर निगम हो गया, बाकी और भी 9 नए नगर परिषद बनाए गए हैं, 111 नए नगर पंचायत बनाए गए। तो इन सब को मिला के जो 11.3% शहरों में आबादी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राज्य में रहती थी, अब वो बढ़कर उम्मीद है कि 6.2% हो जाएगी। 16.2, ध्यान रखिएगा, 16.2%। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें अब कुछ लास्ट जो बच गया इसमें, जो कि आप फिर थोड़ा डिस्कस करना जो, हाँ देखिए इसमें जो है सबसे जो चीज़ें हैं कि हमारे राज्य में जो एज का जो कंपोजिशन है, 0 से लेकर 14 वर्ष की आबादी लगभग 40% है। 15 से 59 के बीच में 52% है। 60 से अधिक वाले 7.8% के आसपास है। जीवन संभाव्यता मतलब एक आदमी एवरेज कितना साल जीता है, 69.5%। शिशु मृत्यु दर 2015 में 42 था, अभी 20 में 2020 में हो गया था आपका 27। कुछ बच्चे को लेकर फैक्ट जान लीजिए, जैसे कि बिहार में 0 से लेकर 18 वर्ष की उम्र में 4.098 करोड़ बच्चे, जो कि कुल आबादी का 48% है। देश के 11% बच्चे बिहार में, से सर्वे का डेटा है। 10 से लेकर 19 साल के बीच के बच्चे की आबादी 2.3 करोड़ है, जिसमें सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र में, फिर शहरी में है। और ये जो 2.3 करोड़ है, ये आपके जो कुल बच्चों की इस आबादी में कितना है, 22.5%। याद मत रखना, लेकिन ये डेटा आप याद रख सकते हैं। बाकी हमारे राज्य में बच्चों के साथ कई तरह की समस्या, एक तो आपका पहला समस्या है कि आपका ठिगनापन, तो ये जो है ना सबसे अधिक सीतामढ़ी में है, ठीक ना। सबसे कम सीतामढ़ी के बच्चे हैं, सबसे अधिक सीतामढ़ी के बच्चे हैं, सबसे कम कहाँ है आपका, ये गोपालगंज के बच्चे में पाया जाता है। दुबलापन मतलब ऊंचाई के अनुसार वजन कम है, ये जो है आपका सबसे अधिक आपका अरवल के बच्चों का, सबसे कम कहाँ है, वेस्ट चंपारण में। और हल्कापन, उम्र की तुलना में वजन कम, सबसे अधिक कहाँ, अरवल के बच्चों में, सबसे कम कहाँ, गोपालगंज। क्योंकि गोपालगंज में पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए ये चीज़ें कम पाया जाता है। ये हो सकता है पीटी फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सर्वे के अकॉर्डिंग 31 मार्च 2022 तक बिहार में 7,713 बैंक का ब्रांच था। ऋण जमा जो रेशियो, मतलब बैंकों के पास जितना पैसा जनता ने जमा किया उसका कितना परसेंट वो जनता को लोन देती है, 44.2% मात्र, जबकि और राज्यों में ज़्यादा है। प्राइवेट बैंक जो ऋण जमा रेशियो कितना है, 87.2%, लेकिन पब्लिक बैंक इतना देता है एवरेज। और एनपीए बिहार में कितना प्रतिशत है बैंकों के पास, 11.3%। एक जलप्रपात का नाम है परवादह जलप्रपात, आप लोग बताइएगा ये कहाँ है, इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा है।
और गूगल सर्च भी कीजिएगा, छुपा रुस्तम क्वेश्चन इस बार के लिए हो सकता है, ठीक ना। बाकी मैं कमेंट करके बता दूंगा परवादह जलप्रपात कहाँ पे है। तो इस तरह से लगभग 1 घंटे में बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का जो 14 चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट था, कुछ फिगर्स था, मैं उसको बताने का कोशिश किया। उम्मीद है कि क्वेश्चन इसी के आसपास रहेगा, क्योंकि पहले भी जितना बीपीएससी क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछा है इसी तरह की चीज़ों को पूछा है। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे सिंपल इतना है कि इस वीडियो को कम से कम 2 नहीं तो 3 बार देख लीजिएगा स्पीड बढ़ा के। बाकी मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, एक बार फरफरी निगाह से पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिएगा। जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको लगभग चीज़ें याद होगा, जिससे आपका बन जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसमें मैं बिहार का बजट, ओके, और जितना भी बिहार का स्कीम पिछले 2-3 वर्षों में लॉन्च सरकार ने किया है, जो कि अलग अलग एरिया का, अलग अलग मिनिस्ट्री का, तो उसका क्या कब लाया गया, उसका क्या मेन उद्देश्य है, उसको मैं कवर करूंगा। तो इसी तरह से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा मेरा वही सीरीज है। 6 वीडियो हो चुका, ये 7वां वीडियो था। जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं 6 वीडियो, रिक्वेस्ट है नीचे उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, देखें। और आपको इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपने जो पढ़ा होगा उसमें कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। हिस्ट्री का भी वीडियो देखिए, मैं मॉडर्न हिस्ट्री का बनाया, उसमें आपको बहुत कुछ नया बताया हूँ। आने वाले 2-4-5 दिन में जो भी टाइम बचा है उसमें भी ऐसे ही वीडियो आते रहेगा। आप अपने लेवल पे जो एरिया है, जो जहाँ स्कोर आपका टेस्ट में कम आ रहा है, उसको अभी भी आइडेंटिफाई करने का टाइम है, क्योंकि आज 12-13 तारीख हुआ है, अभी भी आपका पास लगभग 15 दिन है। 15 दिन कम नहीं होता, लेकिन हाँ 15 दिन, 15 गुने 10 या 12 कीजिए, लगातार पढ़िए, उस एरिया को देखिए जहाँ आपका क्वेश्चन गलती हो रहा है, बार बार रिवाइज कीजिए। साइंस को अच्छे से कीजिए, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन उटपटांग किस्म के आ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि मैं एक एनसीईआरटी का बनाऊंगा साइंस का वीडियो पूरा 1-1.5 घंटे का, उसमें बताऊंगा, लेकिन हाँ फिर भी आप अपने लेवल पर करते रहिए। और भी करंट अफेयर्स पर डे 1 घंटा पढ़ते रहिए, या बिहार स्पेशल का जो वीडियो बना उसको देखते रहिए। ऐसे करके जो अब वही पढ़िए जहाँ से आएगा। ये अब कई लोग क्या करते हैं, जो याद है उसको भी पढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1857 की क्रांति है, कब शुरू हुआ, कौन कहाँ नहीं, ये सब तो आपको याद ही होगा, उसको क्या पढ़ना। अब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 में क्या है, जो याद है उसको स्किप कीजिए। हाँ, जहाँ याद नहीं वहाँ पे जाइए और थोड़ा डीप जाइए, और फैक्ट ईयर याद रखिए, मंथ याद रखिए, क्योंकि देखिए चंपारण सत्याग्रह को मंथ वाइज पूछ रहा है, इसलिए कौन कमेटी रिपोर्ट कब दिया, किस महीने दिया, कब उसने क्या किया, इस पर फोकस कीजिए तो चीज़ें आपके लिए और बेहतर होगा। हाँ, करंट अफेयर्स पर डे 1 घंटा पढ़ना ही चाहिए, ठीक ना। बाकी मेरा ये वीडियो आएगा तो पढ़ते रहिए। अगर बाकी और भी अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर कोशिश करूँगा चीज़ें आपको करने का। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।